हेलो व्यूअर्स, वी होप यू आर कास्टिंग योर वोट्स राइट। वोट कास्ट करने से याद आया, सुप्रीम कोर्ट के 26 अप्रैल को ईवीएम वीवीपीएटी केस पर आए जजमेंट से आप खुश तो होंगे नहीं, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट को काफी सीरियसली लिया है और उनके द्वारा दिए गए डायरेक्शंस पर एक्ट भी कर लिया है। जी हाँ, आपने सही सुना। इलेक्शन के इस माहौल में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने वेडनेसडे को एक स्टेटमेंट इशू करते हुए सभी स्टेट्स के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर्स को डायरेक्ट किया है कि वो सिंबल लोडिंग यूनिट्स को स्टोर और हैंडल करने के लिए नए प्रोटोकॉल्स को इम्प्लीमेंट करे। ये डायरेक्शंस 1 मई से अप्लाई किए जाएंगे। जहां एक तरफ वोटिंग का नेक्स्ट फेज 7 मई से शुरू होने वाला है, वहीं इसके आसपास के मुद्दों पर चर्चा अभी रुकी नहीं है। 2024 लोकसभा इलेक्शंस के चलते कई इश्यूज अपार्ट फ्रॉम ईवीएम वीवीपीएटी और भी सामने आए हैं, जैसे कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स, वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन, हेट स्पीचेस एक्सेट्रा। इन सभी टॉपिक्स ने मिलकर जो कंट्रोवर्सी पूरे देश में क्रिएट की है, वो शायद ही कभी देखने को मिली। वैसे तो हम अब तक इन इश्यूज पर इंडिविजुअली चर्चा करते आए हैं, लेकिन आज इस वीडियो में हम एक साथ इन सभी मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट की वन ऑफ द लीडिंग लॉयर, सीनियर एडवोकेट आर्यमा सुंदरम के व्यूज जानेंगे। सीनियर एडवोकेट आर्यमा सुंदरम ने काफी वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ केसेस अब तक डील किए हैं, which includes constitutional, commercial, corporate and taxation laws। मनी कंट्रोल को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने खुलकर सुप्रीम कोर्ट के रीसेंट जजमेंट्स और इलेक्शन के इन एंड अराउंड कंट्रोवर्सी पर अपने विचार पेश किए हैं। उनसे जब पूछा गया कि क्या उन्हें लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को स्ट्राइक डाउन करके सही किया और क्या स्कीम को स्ट्रक डाउन कर देना चाहिए था, तो इस पे जवाब देते हुए उन्होंने कहा है कि उन्हें लगता है कि जजमेंट बिल्कुल सही था, इस सेंस में कि स्कीम में ट्रांसपेरेंसी नहीं थी। अगर स्कीम की एम का पर्पस ये था कि जो पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेशन मिल रही है वो ओपनली हो और कैश के थ्रू ना हो, तो ये पर्पस बहुत ग्रेट है। लेकिन जिस हश्ड मैनर में इसे लाया गया और लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी ने स्कीम का ऑब्जेक्ट नहीं रखा। इस पे और बात करते हुए सीनियर एडवोकेट ने कहा है कि यही रीजन है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसे स्ट्रक डाउन किया। हालांकि कोर्ट ने उन सभी बॉन्ड्स को इलेजिटिमेट कर दिया जो अभी इनकैश नहीं हुए थे, और जो इनकैश हो गए थे उन्हें लेजिटिमेट बना दिया गया। इस पॉइंट पर सीनियर एडवोकेट का मानना है कि जिन पार्टीज ने पहले ही बॉन्ड्स इनकैश कर लिए थे और जिन्होंने नहीं किए हैं, उनके बीच में एक अनइवन लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट हो गया है। अगर सभी पार्टीज को कॉन्ट्रीब्यूशंस इलेक्टोरल बॉन्ड्स की वजह से मिली है, तो कोर्ट को कुछ बॉन्ड्स को इनवैलिडेट और कुछ को वैलिडेट नहीं करना चाहिए था। आपको याद होगा कि इस केस के चलते राइट टू प्रिवेसी ऑफ डोनर को लेकर भी काफी बवाल देखने को मिला था और स्कीम के अंडर एनोनिमिटी क्लॉज की काफी बात हुई थी। जब सीनियर एडवोकेट सुंदरम से इस पर चर्चा की गई, तो उन्होंने कहा कि कोई भी ये नहीं कह सकता कि वो जैसे चाहे वैसे कंट्रीब्यूट कर सकता है और बदले में उसे क्विड प्रो क्वो मिलेगा और ये सब एनोनिमस होगा। उन्होंने बोला कि स्कीम ट्रांसपेरेंसी के ऑब्जेक्टिव से अगेंस्ट थी। He said, "I don't believe keeping the donors anonymous would have been right at all. While right to privacy is permitted, it is not absolute. The Supreme Court itself has said that the right to privacy is not absolute and privacy has its own constraints." धीरे धीरे ये कन्वर्सेशन इलेक्शन की रीसेंट हैपनिंग्स पर बढ़ते हुए दिखाई दी, जहां राहुल गांधी की रीसेंट डिस्कशन ऑन वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात की गई। जब उनसे पूछा गया कि उन्हें क्या लगता है गवर्नमेंट के लिए इसे करने का आइडल वे क्या होना चाहिए, तो इस पर सीनियर एडवोकेट ने जवाब में कहा कि पुअर को एलिवेट करके और सबको मोरलेस इक्वल रखने को सोशलिस्टिक और कम्युनिस्टिक कहते हैं। लेकिन आजकल सो कॉल्ड कम्युनिस्ट कंट्रीज खुद इस सिस्टम से दूर जा चुकी है, क्योंकि ये काम का नहीं है, क्योंकि ये कंट्रीज के लिए वेल्थ नहीं बनाता। He said, "The making of wealth is what really improves the gross domestic product of a country. By making wealth, the GDP of a nation improves and the country's ability to pass on the benefits to people who don't have it improves. I do believe that the government must provide for those who do not have what they should." इंडिया का एग्जाम्पल देते हुए उन्होंने सवाल किया कि आप खुद देख लीजिए, हमने 20-25 सालों में क्या डेवलप किया है। हमारी मिडिल क्लास अब पहले से भी ज्यादा बन चुकी है। पॉवर्टी को एक्नॉलेज करते हुए उन्होंने कहा कि ये काफी अनफॉर्चुनेट है, पर बाकी कंट्रीज में भी पॉवर्टी है और ये लाइफ की एक सैड रियलिटी है। पर उनका मानना है कि वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन को चेंज करना थ्रू कॉन्फिस्केशन ऑफ वंस वेल्थ एंड गिविंग इट टू अनदर इज नॉट द आंसर। He said, "I feel the country will better be served by creating an atmosphere of wealth building. This wealth
can thereafter be distributed among people. सीनियर एडवोकेट सुंदरम से जब पूछा गया कि अरविंद केजरीवाल जो इस इलेक्शन के वक्त जेल में हैं और कंटेंट कर रहे हैं कि इससे उनकी पार्टी के जीतने के चांसेस हैम्पर हो रहे हैं, तो क्या ऐसे में इन्वेस्टिगेशंस को थोड़े टाइम के लिए हॉल्ट किया जा सकता है जिससे एक्यूज्ड इलेक्शंस कंटेस्ट कर सके। इसका जवाब बहुत गहराई से देते हुए सीनियर एडवोकेट ने बताया कि जब एक डेमोक्रेसी पोल में जाती है तो रूलिंग पार्टी को हमेशा एक एडवांटेज होता है, जिससे वो अनइक्वल लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट कर सकती है, जिससे ऑपोजिशन के लिए एक डिफिकल्ट एनवायरनमेंट बन सकता है। वहीं ऑपोजिशन के पास एडवांटेज होता है क्योंकि लोग नेचुरली रूलिंग पार्टी पर शक करते हैं। उन्होंने सवाल करते हुए कहा, हैज द लेवल फील्ड बीन अफेक्टेड बाय हिज अरेस्ट? The answer is yes, without doubt yes. But are any of the actions being taken illegal or unlawful? The answer is no. सीनियर एडवोकेट का कहना था कि पॉइंट ये है कि आपने खुद को प्रोसिक्यूट होने के लिए ओपन छोड़ दिया है, जिसके बाद प्रोसिक्यूशन आपके अगेंस्ट स्ट्रिक्टली आई। प्रोसिक्यूशन लीनियंटली जा सकती थी, प्रोसिक्यूशन को अरेस्ट करने की भी नीड नहीं थी। इट कुड हैव लेड टू समथिंग एल्स, लेकिन इक्वली इन लॉ इट कुड लीड टू एन अरेस्ट। तो अब ये आपको पता होना चाहिए कि एक पॉलिटिकल सिचुएशन में हर पार्टी अपनी पोजीशन और किसी भी सिचुएशन को अपने एडवांटेज के लिए यूज करेगी। ही स्टेटेड, बट प्लीज नोट माई वर्ड्स, अप्लाई द लॉ स्ट्रिक्टली. If you have not broken the law, or if you have not left yourself open to an investigation, or if you have not left yourself open to incarceration, they cannot do it. But if you have left yourself open to it, they can do it. And they will do it when you are the opposition. जैसे कि आप जानते हैं और हमने आपको बताया भी है कि सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने हाल ही में कोलेजियम सिस्टम पर एडवोकेट निदम्पारा की प्ली को रिजेक्ट कर दिया था। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने इस मैटर को मेंशन करने पर भी उन्हें सिर्फ सॉरी ही सुनने को मिला था। अब क्योंकि सीनियर एडवोकेट सुंदरम भी बार का ही हिस्सा है, उनसे जब कोलेजियम सिस्टम के थ्रू जजेस की अपॉइंटमेंट के बारे में क्वेश्चन किया गया तो उन्हें कहते हुए सुना गया कि हमारे पास पहले वो सिस्टम था जहां गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट्स करती थी ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जजेस, और उस वक्त जजेस भी बहुत अच्छे होते थे। लेकिन 70s के टाइम पर गवर्नमेंट ने सीनियर जजेस को सस्पेंड करना शुरू कर दिया और अपने फेवरेट्स को बेंच पर लाना शुरू कर दिया। This led to suspicion of executive interferences in the judiciary, and ultimately this led to a batch of cases that resulted in the formation of the collegium system. क्या collegium system full proof है? इस पे सीनियर एडवोकेट ने कहा नहीं। उन्होंने कहा कि वो किसी एयरटाइट सिस्टम के बारे में नहीं सोच सकते, पर वो एक बात कह सकते हैं, and he said, the error I think made by the government in the National Judicial Appointments Commission Act was that they gave the power of approval of judges to the executive. This power should have been given to the Chief Justice of India. अगर ऐसा किया होता तो उन्हें लगता है कि सिस्टम अच्छा होता, पर क्योंकि अप्रूवल की पावर एग्जीक्यूटिव के पास दी गई टू अपॉइंट जजेस, इसने सेपरेशन ऑफ पावर को टोटली डिस्ट्रॉय कर दिया और इसीलिए एनजेएसी को स्ट्रक डाउन किया गया। तो आपने देखा कि कैसे एक ही इंटरव्यू में हमें सुप्रीम कोर्ट के एक लीडिंग एडवोकेट के ओपिनियंस इलेक्शन के इन एंड अराउंड मुद्दों पर सुनने को मिले। वैसे तो हम सबके पास अपने अपने ओपिनियन है, बट आई होप इस वीडियो ने आपको उन ओपिनियंस को और स्ट्रॉन्ग या मॉडिफाई करने में हेल्प की होगी। सो कमेंट योर व्यूज एंड कीप वॉचिंग लॉ चक्रा।